हम अपने सीरीज पे काम कर रहे हैं। कौन सी सीरीज पे? लेट्स लर्न फिजिकल एजुकेशन। एग्जाम की तैयारी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अलग हटके। हम कई बार उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं या हल्का समझ लेते हैं जो सारी दुनिया करके बैठी है, और हम डीप की तरफ बढ़ रहे हैं और हम हल्का छोड़ देते हैं, इसलिए हमें वो भी याद रखना है। तो आ, कल हमने क्या किया था इसमें? कल हमने ट्रेनिंग, जो भी मेथड्स थे, ट्रेनिंग मेथड्स, इन सभी ट्रेनिंग मेथड्स के फादर के नाम पढ़ लिए, जनक। इन सभी ट्रेनिंग मेथड्स के जनक के नाम हमने पढ़ लिए थे कल। कुछ डेज के बारे में पढ़ लिया था कल हमने। हम उसे बाद में रिवाइज कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूं, जो भी मैं करा रहा हूँ 2 क्लास या 3 क्लास के बाद एक क्लास में सिर्फ उसका टेस्ट होगा आपसे, वो ओरल। कुछ हमने एच टेट फिजिकल एजुकेशन टीजीटी का पेपर आया था, उसके क्वेश्चन करे थे, तो आज भी हम आधा घंटा उसके क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। आज हम याद कर लेते हैं कुछ बुक्स एंड ऑथर्स जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका या 2 क्वेश्चन इसका रखते हुए देखा है मैंने। 2 आए ना आए, एक तो आता ही है। अब एक एक करके ही तो नौकरी की तरफ बढ़ेंगे ना, हमें तो एक एक करके ही बढ़ते जाना है। कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, सारा एक ही दिन में नहीं पढ़ेंगे हम। थोड़ा आज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा किसी और दिन पढ़ेंगे, दिमाग पे लोड हल्का भारी करते हुए। आप जानते हैं ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम ओवरलोड कर देते हैं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो ज़्यादा नाम करा दिया तो ओवरलोड हो जाएगा, ये आप जानते हैं। चलिए, a shot at history किसने किया? किसने लिखा? अभिनव बिंद्रा। अ शॉट एट हिस्ट्री। ठीक है। फिर बियॉन्ड द गोल। बियॉन्ड द गोल किसने लिखा? बाय चिंग, यानी बाय चुंग भूटिया। गोल्डन गर्ल किताब किसने लिखी? पीटी उषा। कुछ ऐसे नाम लिख रहा हूं शुरू में जो आपके लिए याद करना आसान हो। शुरू में ही मुश्किल दे दिया, तेल निकल जाएगा, है ना। याद रहेगा गोल्डन गर्ल किसने दिया? पीटी उषा ने लिखा है। माइंड मास्टर, ये किसने लिखा? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, याद रहेगा। सिक्स मशीन किसने लिखा? क्रिस गेल। ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसने लिखा? कपिल देव।
6 हो गए, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है। हाँ जी। ए शॉट एट हिस्ट्री, शॉट शूटिंग से, अभिनव बिंद्रा। बियॉन्ड द गोल, गोल के परे, बाईचुंग भूटिया। गोल की बात कर रहा है तो फुटबॉलर ही होगा। गोल्डन गर्ल, दौड़ धावक है, पीटी उषा। माइंड मास्टर, दिमाग का खेल है, किसने दिया? विश्वनाथन आनंद। सिक्स मशीन, सिक्सर मारने वाली मशीन, किसने दिया? क्रिस गेल। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, किसने दिया? कपिल देव। 6 हो गए। जी सर, हो गए। ये याद भी रहेंगे। जी सर। हाँ जी। बोलो। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। देखिए, जब आप लोग माइक ऑन करके बोले ना, तो या तो हेडफोन में बोलिए, क्लियर आवाज आए, नहीं तो आप फोन को मुंह के पास रख के बोलिए ताकि आपकी आवाज क्लियर सुनाई दे। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, दोबारा पहाड़ों पर दोबारा कौन पैदा हुई? याद तो होगा ही। अरुणिमा सिन्हा। पता है ना, वॉलीबॉल प्लेयर, ट्रेन से धक्का दे दिया था, दोनों पैर कट गए थे। इनको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, और दोनों पैर कटे हुए बिस्तर पे लेटी हुई, बिस्तर मतलब हॉस्पिटल बेड पे लेटी हुई, ये सोचने लगी कि अब मैं ज़िंदगी जी के क्या करूँगी। फिर इसके मन में ख्याल आया कि अगर भगवान ने इतनी बुरी हालत में भी मुझे ज़िंदा रख दिया तो ज़रूर उसका कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही होगा। उसने सोचा मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी। गई बछेंद्री पाल के पास। बछेंद्री पाल ने कहा कि भाई, वो लोग जिनके पास दोनों पैर हैं, जो फिजिकली बहुत टॉप नॉच कंडीशन में है, वो ऊपर जाते जाते मर जाते हैं। उनके बस की नहीं होती है बेस कैंप को ही पार कर पाना, ऊपर तक जाना। तुम कैसे करोगी? दोनों पैर नहीं है तुम्हारे पास। अरुणिमा सिन्हा ने कहा नहीं, मैं करूंगी। उन्होंने मना कर दिया, भगा दिया। इन्होंने स्पॉन्सर्स ढूंढे, नहीं मिले। बछेंद्री पाल से रिक्वेस्ट की दोबारा से। बछेंद्री पाल ने कहा, जब जिद देखी तो कहा चलो ठीक है। शुरुआत के समय में जब ये बेस कैंप में प्रैक्टिस करती थी चलने की और ऊपर पहाड़ों पे चढ़ने की, तो पूरा पैर खूनम खून हो जाता था। ये अपने दूसरे साथियों से एक एक घंटा पीछे हो जाती थी, इतना डिस्टेंस बन जाता था चढ़ के जाने में। और धीरे धीरे 6 महीने के भीतर में ऐसी हालत हो गई कि ये अपने साथियों से एक एक घंटा आगे रहने लगी, वो भी दोनों प्रोस्थेटिक पैरों के साथ। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की, पैरा एथलीट के तौर पर। जज्बे वाली बात है। खैर, मैं तो अभी आपको बस इन्फो के तौर पर सुना रहा हूँ। अगर खाली इन्हीं की कहानी सुनानी हो पूरे चाव से, 15 मिनट लगा के रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, अरुणिमा सिन्हा, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। एक बहुत ही फेमस बुक है, ए सेंचुरी फॉर नॉट एनफ। अब ये किसने लिखी? सौरव गांगुली। भैया दादा दीवार की तरह टिके रहते थे ना, टेस्ट मैच में खूब रन भी बनाते थे। ए सेंचुरी फॉर नॉट एनफ, सौरव गांगुली, ठीक है। एक बुक लिखी, प्लेइंग इट माई वे। किसने लिखी? सचिन तेंदुलकर। मेरी तरह से खेलने का। और
प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन किसने लिखा? सानिया नेहवाल, बैडमिंटन प्लेयर। इसी तरीके से इसी से संबंधित है सर्व टू विन, जीतने के लिए सर्व कर रहा है। कौन कौन हो सकता है ऐसा? नोवाक जोकोविक। और जब सर्व की ही बात है तो शटलिंग टू द टॉप, शटलिंग टू द टॉप, ये किसने लिखा? पीवी सिंधु। 11 हो गए आज, 11 बहुत हैं। दोहराइए एक बार। सबसे पहला लिखा है ए शॉट एट द हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा। फिर बियॉन्ड द गोल, ये बियॉन्ड द गोल बाईचुंग भूटिया, गोल की बात कर रहे हैं। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। माइंड मास्टर अभिनव विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथ आनंद। हाँ, विश्वनाथन आनंद। फिर 6 मशीन, छक्का मारने की मशीन कौन थी भाई? क्रिस गेल। सर हाँ, सर 6 मशीन है क्या? ये मशीन मशीन किस टाइप की है सर? बॉल फेंकती है? अरे भैया बुक है ये, बुक। अच्छा सही सर, बुक का नाम है 6 मशीन। और इतनी देर से क्या पढ़ रहे हो? ये सारी बुकों के ही तो नाम है। सर वो और ये सर वो किताबें। तो पता है, मैंने कभी कुछ कुछ टेक्निक वाली चीजें हो उसके नाम पे बेस बुक रखी हो इसमें। 6 मशीन, छक्का मारने की मशीन, बुक लिखी है क्रिस गेल ने। स्ट्रेट ओके सर। टू द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। ऐसा ही बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा। ऐसे ही ए सेंचुरी फॉर नॉट एनफ, सेंचुरी शतक मारने की बात कौन कर रहा है? सौरव गांगुली। फिर प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। और प्ले टू विन, ये सानिया नेहवाल। और सर्व टू विन, नोवाक जोकोविक। और शटल टू द टॉप, शटलिंग टू द टॉप, पीवी सिंधु। क्लियर है? 11 हैं। 2-3 बार रिपीट करोगे, ये 11 के 11 याद हो जाएंगे। एक ही बार में सारा नहीं करना है। कुछ किया हमने अब, कुछ फिर बाद में करेंगे, है ना? कुछ बड़े कॉमन से भाई, मान लो हमने 20-30 नाम याद कर लिए, एक आध फंसने की संभावना है। और जब आप ये 20-30 याद कर लोगे तो आपको मतलब ऐसा होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा ना अंदर। तो फिर रास्ते चलते भी अगर आपको एक आध दो किसी ऑथर का नाम दिखा, स्पोर्ट्स पर्सन का, तो आपके दिमाग में रहेगा। समझ रहे हो ना? आ रही है आवाज मेरी क्लियर? जी सर आ रही है। बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है तो आगे की बात करेंगे। कुछ एथलीट्स के निक नेम्स याद रखने हैं हमें। इससे भी मैंने देखा है कभी एक झटका लगा देते हैं एक नंबर का। राफेल नाडाल, पता है ना कौन है? टेनिस प्लेयर, लॉन टेनिस प्लेयर। इसको कहते हैं द किंग ऑफ क्ले। क्ले मतलब क्ले वाले ग्राउंड पे भी लॉन टेनिस खेला जाता है ना? आपको पता है ना, लॉन टेनिस जो है, विमिल्डन जो है, मतलब ग्रैंड स्लैम,
ये चारों टूर्नामेंट को मिला के होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन और विंबलडन। पता है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। ना सर। नहीं पता तो पता होना चाहिए। हाँ, याद रखेंगे, बता दें। हाँ भाई, जी सर। देखो ये यहाँ किसका जिक्र है? लॉन टेनिस का। तो हम लॉन टेनिस की बात कर रहे हैं, और लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम तब मिलता है जब कोई चारों टूर्नामेंट को जीत जाए एक ही साल में, सेम ईयर में। एक ही साल में चारों टूर्नामेंट जीत जाए, और वो चारों टूर्नामेंट लाइन से होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और लास्ट में यूएस ओपन होता है। ठीक रहेगा? याद रहेगा? अभी इसमें आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जनवरी के महीने में होता है। फ्रेंच ओपन जो है वो मई जून के महीने में होता है, 5 महीने बाद। फिर विंबलडन अगले ही महीने, जुलाई, जून जुलाई, है ना? अगले ही महीने, मतलब फ्रेंच खत्म होते ही विंबलडन जून जुलाई में। और फिर यूएस ओपन अगस्त सितंबर, अगले ही महीने। याद रहेगा? बस खाली पहले से दूसरे के बीच में 5 महीने का गैप है, बाकी सभी बैक टू बैक होते हैं। हाँ भाई, ठीक है, क्लियर बात है ये? जी सर, क्लियर हाँ है। सर। अच्छी बात है। अगर क्लियर बात है तो ये भी जान लो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता होगा? ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न शहर में, ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच ओपन फ्रांस में होगा, पेरिस, फ्रांस। और विंबलडन होता है इंग्लैंड में, लंदन, इंग्लैंड। नाम है ना विंबलडन, लंदन। और यूएस तो अमेरिका में होता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, याद रहेगा? हम्म। अब इसके साथ साथ कई बार जिक्र आ जाता है तारीख का। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 से शुरू होने लगा, समझे? तारीख का जिक्र आता है, उसे हमें याद रखना है। कितने से? ऑस्ट्रेलियन ओपन कितने से? 1905 से। फ्रेंच ओपन उससे भी पहले से हुआ करता था, 1891 से। याद रखेंगे फ्रेंच ओपन। अच्छा, अब ये ओपन की बात है तो हम यूएस ओपन पे भी आ जाते हैं। वो 10 साल पहले 1881 से। अब दोनों ओपन हो गए तो फिर बच गया विंबलडन।
अब विंबलडन और पीछे 1877 याद रखेंगे। भाई जैसे मैंने आपको बताया वही आपके याद रखने का तरीका होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले हो रहा है, साल के सबसे शुरू में होता है, लेकिन शुरू सबसे बाद में होने लगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905, बाकी सभी से लास्ट में अस्तित्व में आया है और होता कब है? साल के सबसे शुरू में। क्लियर है भाई? हाँ भाई क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अब जैसे ही ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे लास्ट में आया और साल के सबसे शुरू में होता है, सबसे लास्ट में यानी कि 1905 में आया। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन पेरिस फ्रांस, ये थोड़ा सा पहले आया 1891 में। और 1891 से 10 साल पहले 1881 में यूएस ओपन 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 ओपन, और उससे भी 4 साल पहले विंबलडन, है ना? याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन में क्या आता है, मैंने प्रतियोगिता के उसमें देखा है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? क्या जवाब देंगे? बताइए भाई, क्या जवाब देंगे? अपने मुंह से बताइए। विंबलडन, वेरी गुड। विंबलडन। और सबसे नया? दूसरे नंबर पे देंगे यूएस ओपन। सबसे नया? तो सबसे नया ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है, यानी कि सबसे बाद में जो शुरू हुआ वो? लास्ट वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन। सर। ठीक है, हम नाम पढ़ रहे थे तो आजकल बहुत क्रेज में चल रहे हैं गोल्डन बॉय, किसका नाम है? नीरज चोपड़ा। अच्छा, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद। सम्मान से नाम लीजिए। मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। डॉक्टर के आगे डॉक्टर लगाना, जिसने पीएचडी की डिग्री ले रखी है उसके आगे डॉक्टर लगाना, इन्हीं को परमिशन, मतलब नाम के आगे कुछ लगाने के लिए परमिशन। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। हाँ। डॉक्टर जो है पीएचडी वाले तो लगाते ही हैं हम लोग, जो ये एमबीबीएस वाले ये डॉक्टर की लगाते हैं, ये पीएचडी होल्डर थोड़ी होते हैं। नहीं, ये तो डॉक्टर बन गए इसलिए लगाते हैं। मान्यता दे रखी है। नहीं नहीं नहीं, तो डॉक्टर बन गए इसलिए, ये इनका पेशा है। आप अपने पेशे के आगे, जैसे मान लो कोई वेल्डिंग वाला है, वो लिख दे वेल्डर उत्तम, वेल्डर प्रकाश, पूरा ही वैसे तो कानून परमिशन नहीं देता किसी को भी अपनी जाति, अपना धर्म या ऐसा कुछ भी, खास करके जाति तो कहता ही नहीं कि आप इसको हाइप करो या, लेकिन ये है कि डॉक्टर को, पीएचडी होल्डर्स को, आर्मी पर्सन्स को, इन सबको छूट दी हुई है। ये तो जब आप पढ़ोगे ना संविधान में हमारे मौलिक अधिकार, वहाँ पता चल जाएगा आपको, कुछ क्लॉजेस में आपको पता चल जाएगा कि भाई किस किस को परमिशन है, किस किस को नहीं। खैर, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। और लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? लिटिल मास्टर उसी को कहते हैं जिसको मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। किसे कहते हैं? सर सचिन तेंदुलकर। हाँ, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर सर। हाँ जी बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर। इसी तरीके से
एक और आसान नाम फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं पता है? सर मिल्खा सिंह। वो है मिल्खा सिंह। अब इनकी वो भी तो आई है मूवी मिल्खा सिंह। हाँ, फिर उसी तरीके से पीटी उषा, बहुत ही फेमस नाम, इसको कई नामों से जानते हैं, गोल्डन कई गर्ल। बार सवाल आए हैं। पेल्लोई पेल्लोई एक्सप्रेस, गोल्डन एक्सप्रेस, गर्ल। गोल्डन गर्ल। हाँ, क्या बताया तो था टाइम 10:30। हाँ, क्लास ले रहा हूँ 10:30 से 11:45 के बाद। हाँ, है ना? पायोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल, उड़ान परी, स्प्रिंट क्वीन, ये सभी पीटी उषा के नाम हैं। ठीक है ना? तो ये बड़े कॉमन सुने हुए नाम है आपके लिए, खाली ये अनसुना था जो सबसे ऊपर मैंने बताया, राफेल नडाल को कहते हैं द किंग ऑफ क्ले। अब देखो, राफेल नडाल पे मैंने सबसे पहले जोर क्यों दिया जानते हो? बताओ क्यों? आप में से कोई बता दे जरा। क्योंकि सर ये ट्रैक रेस पे खेलता है। हाँ, अभिनव अभिनव आनंद बताएंगे। बहुत सारे प्लान्स हैं। क्योंकि अभी राफेल नडाल जो है वो उन्होंने हाल फिलहाल में टेनिस से संन्यास लिया है। 2024 में डेविस कप खेलने के बाद, समझे, स्पेन के लिए डेविस कप खेलने के बाद इन्होंने संन्यास लिया है। और ये किंग ऑफ क्ले रहे हैं, बहुत बार इन्होंने जीता है ग्रैंड स्लैम, अब ये रिटायर हुए हैं, तो ये थोड़ा सा चर्चे में है और चांसेस हैं कि भाई इससे एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर दें वो। सेरेना विलियम्स भी तो है सर, हाँ ने भी बहुत जीता है सेरेना विलियम्स। हाँ, जीता है बहुत, पर अभी मैंने क्या कहा, ये बहुत फेमस है इसीलिए, मतलब अभी हाल फिलहाल में रिटायर हुआ इसलिए। अब सेरेना विलियम्स भी पुरानी हो गई, उसने भी रिटायरमेंट ले लिया, 2022 में लिया, लेकिन अब उसका काफ़ी पुराना हो गया भाई, 3 साल पहले की बात है। लेकिन अभी राफेल नाडाल ने ताज़ा ताज़ा रिटायरमेंट लिया है, इसीलिए आपको पता है ना, ताज़ा वाले इवेंट्स तो उनकी खोपड़ी में रहते हैं, एग्जामिनेशन वालों की खोपड़ी में। मैग्निफिसेंट मैरी, मेरी कॉम। हाँ मैरी कॉम नाम से ही लिखा है, मैरी कॉम, तो आपको नाम से हाँ मैरी से कंफर्म हो रहा है। हाँ मैरी कॉम। अभी विंबलडन 2025 वुमेन सिंगल भी जीती है अच्छी। हाँ विंबलडन 2025 करंट में एक लड़की जीती है। हाँ, देखिए करंट अफेयर्स तो अब जैसे जैसे करेंगे, अगर पढ़ाते पढ़ाते बीच में आ गया तो बता दूंगा, नहीं तो ये तो हमें अभी इस 2025 में और 2024 में जितने भी इवेंट्स हुए हैं गेम से रिलेटेड, महंगे महंगे टूर्नामेंट्स, मतलब पॉपुलर पॉपुलर टूर्नामेंट्स, इनके बारे में सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, खूब संभावनाएं आने की। ब्लैक पर्ल किसे कहते हैं? काला मोती, पेले को। अब पहले भी फोकस में रखने की बात है, क्यों बात है बता दो मुझे भाई। पहले फुटबॉलर प्लेयर थे, बढ़िया टॉप क्लास, लेकिन ये भी 2022 में इनकी मौत हो गई। अब 22 तो खैर पुराना हो गया है, 82 साल होके मरे। अब पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई अब
सेरेना विलियम्स का भी 2022 में रिटायरमेंट है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है। ऐसे ही पेले, एक बहुत टॉप क्लास फुटबॉल प्लेयर, इनकी डेथ हुई 2022 में, दिसंबर 2022 में। तो पूछा जा सकता है कि ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता था, या पूछा जा सकता है पेले से संबंधित कि भाई पेले किस टीम के खिलाड़ी थे, किस कंट्री के। तो पता होना चाहिए ये सब चीज़ें कि भाई पेले ब्राज़ील के हैं। खैर इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों के देश भी हम पढ़ लेंगे बाद में, अभी नहीं, है ना। फिर एक बड़ा कॉमन नाम, द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली। अब ये देखो, पूछे जाने की संभावना है, इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली एक टॉप क्लास के बॉक्सर हुआ करते थे किसी जमाने में, अनडिफीटेड, बहुत बेहतरीन। लेकिन अभी इनको पार्किंसन डिजीज हो गया है, इनका मसल्स का न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन खत्म है, चलना फिरना, हाथ घुमाना, सब इम्पॉसिबल इनके लिए, है ना। सुना है इस बारे में? अब ये पार्किंसन हो गया, और पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादा लंबा जीने नहीं देती, है ना। तो 74 साल की उम्र में इनकी मौत हुई, और वो मौत 2016 में ही हो गई, बहुत पहले हो गई मौत, लेकिन काफी चर्चे में रहते हैं, अभी भी लगा रहता है कि भाई जैसे कल की ही बात हो। तो इसीलिए फोकस में रखने की बात है। द ग्रेटेस्ट, याद रहेगा। सर याद रहेगा। फिर हरभजन सिंह को भी एक निकनेम से जानते थे, द टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, द टर्मिनेटर, द टर्मिनेटर। और एक कार्ल लिवाइस का नाम सुना है? एथलेटिक्स के किंग की तरह, बहुत मेडल जीते इन्होंने ओलंपिक्स में, किंग कार्ल के नाम से। 100 मीटर का, हाँ, 100 मीटर, 100 ही नहीं, 400 वाला भी मामला है। और एक बढ़िया खिलाड़ी रहे पहले, वीरेंद्र सहवाग, जिसको कि मुल्तान का सुल्तान के नाम से जानते हैं, मुल्तान का सुल्तान। अच्छा देखो, एक नाम है लाइटनिंग टाइगर। किस खेल से संबंधित लगता होगा आपको? बिजली की तरह चीता, लाइटनिंग टाइगर या लाइटनिंग किड। फुटबॉल, हाँ, फुटबॉल से या ऐसे किसी से। पर ये चेस प्लेयर का नाम है, विश्वनाथन आनंद का नाम है। बिजली की रफ्तार से सोच के रिएक्ट करने वाला बना करके इन्हें नाम दिया गया। आजकल एक बड़ी, अरे तमिलनाडु के थे ना। हाँ, एक बड़ी कॉमन एथलीट, कॉमन कह रहा हूँ, फेमस, एक बड़ी ही फेमस एथलीट जो कि झारखंड के बालू से उठ के आई दाल भात खाते हुए, और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, मतलब गोल्ड पे गोल्ड ला करके दिया। सर हिमा दास अभी बैन हुई थी ये,
प्रतिबंधित पदार्थ को लेने के चक्कर में, पता है ना? हाँ सर, 2 साल के लिए। हाँ सर आपने बताया था 2 साल के लिए। हाँ, अब इसका बैन खुल गया है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहते हैं, ढींग। अरे एक गवर्नमेंट जॉब में भी तो अप्लाई कर लिया ना, डीएसपी, डीएसपी भी तो बनी है। देखो वो तो मिलना ही था, वो तो तभी मिल गया था, बहुत मतलब खूब बैक टू बैक मेडल दिए, लेकिन फिर मेडलों का चस्का ऐसा लगा कि रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में डोपिंग करा, और डोपिंग करा तो बस बैन हुई। और नाडा ने ही सस्पेंड किया था, कोई वाडा तक नहीं जाना पड़ा, नाडा ने ही सस्पेंड कर दिया था 12 मंथ्स के लिए। समझे? उसका कहना था कि मुझे लोअर बैक पेन रह रहा था पिछले कुछ सालों से, जिसके लिए मैंने इस मेडिसिन को लिया। उसे ये लगता था कि भाई ये मेडिसिन उसके लोअर बैक पेन को कम कर देगी, लेकिन जैसा कि आपको ड्रग्स एंड डोपिंग में मैंने बता रखा है कि थेराप्यूटिक यूज एग्जेम्पशन सिर्फ तभी मिलता है जब उस दवाई का कोई अल्टरनेटिव मार्केट में ना मौजूद हो और वो दवाई आपके परफॉर्मेंस को प्रभावित ना करती हो। समझे? 3 बार फेलियर हुई वो डोप टेस्ट में, इसीलिए नाडा ने उसको प्रतिबंधित कर दिया। पहले 12 महीने के लिए, फिर कहा गया कि मैक्सिमम 2 ईयर बैन दिया जाएगा, लेकिन अगर उसकी जो गलती है वो ज़्यादा खतरनाक पाई गई तो 2 साल मैक्सिमम, और अगर कम दोषी पाए गए तो 1 साल पे बैन उठा लिया जा सकता है। ठीक है ना? तो प्रतिबंध उसको 12 महीने के लिए लगा था। ठीक है, आगे चलें। हिमा दास के बाद एक और खिलाड़ी जो हमें पता होना चाहिए उनके बारे में, वो है के.डी. जाधव। आप जानते हैं के.डी. जाधव के बारे में? हाई रेसलिंग किया और फर्स्ट मेडलिस्ट है ओलंपिक में इंडिया के। हाँ, इंडिया के लिए मेडल जीता उन्होंने सबसे पहला, हेलेंसिकी 1952। बिल्कुल मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए। हमें तो तब याद किया था तो कुछ नाम तो बिल्कुल मुंह पे रट ही गए थे। के.डी. जाधव 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक्स, और उन्होंने पहला इंडिविजुअल मेडल। समझे? वैसे तो 1928 में ही आ गया था हॉकी में, पर पहला इंडिविजुअल मेडल भारत के नाम किया इन्होंने, ब्रॉन्ज। समझे? अच्छा, क्वेश्चन आता है, अब ये पहले थे तो इनसे सवाल, इनके लिए इन पे सवाल बन जाता है। के.डी. जाधव फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल दिया इन्होंने, क्या? फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल 1952 हेलेंसिकी। समझे? और ये भी पूछा जाता है कि किस वेट में, किस कैटेगरी में, तो इन्होंने बैंटम वेट में दिया था। समझे? फ्री स्टाइल रेसलिंग थी इनकी, एक फ्री स्टाइल होती है, एक ग्रीको रोमन होती है, तो फ्री स्टाइल रेसलिंग में इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि भारत के लिए पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल लाने वाले खिलाड़ी हैं, तो सब पता होना चाहिए। इसीलिए ये भी पता होना चाहिए कि इनको पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है। छोटी हाइट लेकिन धमाका, इसीलिए पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है इन्हें। क्लियर है इतना?
बोलो भाई। ये तो आप जानते ही हो, MS धोनी को कैप्टन कूल कहते हैं। ये तो कुछ ज्यादा याद रहने की ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। जी भाई। एक ये जो कुश्ती पे जो आंदोलन चला था, उसमें थोड़ा सा चर्चे में आई फोगाट सिस्टर्स, तो वहां से भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। रीतू फोगाट, फोगाट सिस्टर्स वहीं से ज्यादा चर्चे में आ गई। रीतू फोगाट एक उसका तो मूवी भी बन गई, कौन सी बनी तो थी राम उसने खाने बनाई। अच्छा वो दंगल दंगल। वो तो खैर पहले ही बन चुकी है। रीतू फोगाट को द इंडियन टाइग्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? द इंडियन टाइग्रेस। नोवाक जोकोविक, ये भी एक लॉन टेनिस प्लेयर, इसको नो भाई MMA की भी प्लेयर है ऋतु फोगाट। अब किसकी बन गई? अब MMA वो आउट ऑफ इंडिया होनी होती कुछ ऐसी, MMA जैसी होती है फाइट। नहीं तो मैंने क्या सर कहा, वो मैंने जो ये नहीं कहा जाल के अंदर सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि रेसलिंग का, मैंने ये कहा कि फोगाट सिस्टर्स ज्यादा चर्चे में आई। वो तो ठीक है। नहीं भाई मैं तो बता रही हूँ कि ये अब ये खेलती है MMA ना। हाँ, जैसे जैसे वन फाइट्स आता है ना। हाँ जी वैसे टाइप आउट ऑफ इंडिया ही खेलती है, इंडिया में तो होती नहीं है नहीं। हाँ, देखा है खेलते हुए, किक पंच दबा के चल रहा है केज में। इस तरीके की फाइट्स तो बहुत पॉपुलर हो गई हैं अब। अपने अपने मार्शल आर्ट्स के तरीके को पॉपुलर बनाए रखने के लिए पैसा भी इसमें बहुत मिल रहा है लोगों को। क्योंकि इसका रेसलिंग में फ्यूचर नहीं रहा भाई, इसने जब से क्विट करके उधर चली गई है। ये एक अच्छी पहचान है। अपने आप को पहचानो और जगह को स्विच करो, ये होना चाहिए। खैर, इतने नाम पर्याप्त है मेरे हिसाब से। कोई बड़ा कॉमन नाम अगर दिखाई देगा तो हम देखेंगे, इतना ही अभी, है ना? कर्णम महेश्वरी सर। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम महेश, क्या नाम है उनका बताइए, निक नेम। अभी तो हम निक नेम पढ़ रहे थे। एक नेम तो नहीं मालूम था, मगर वो भी तो पहला मेडल आई थी अरे ओलंपिक में। वो तो ठीक है, किसी का निक नेम बहुत चर्चित हो तो, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी पहला मेडल लाई किस में, आपको पता है किस इवेंट में? कर्णम मल्लेश्वरी ने शॉर्ट पुट था। शॉर्ट पुट नहीं था, वेट लिफ्टिंग। डिस्कस, ओ सॉरी वेट लिफ्टिंग, सॉरी। अच्छा पहली भारतीय महिला जिसने इंडिविजुअल मेडल दिया, समझे? फर्स्ट इंडियन फीमेल टू गिव इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। और आपको पता ही है इनका इवेंट क्या रहा, वेट लिफ्टिंग। अब वेट लिफ्टिंग का मतलब है लोहा उठाना, तो लोहा उठाने से इनको चर्चित नाम मिला था, क्या मिला था? द आयरन लेडी। द आयरन लेडी इन्होंने कब दिया था पता? बहुत लेट, सन 2000 सिडनी ओलंपिक। बहुत लेट। दिल बन गया देखो। ऑटो करेक्शन।
ठीक है ना, अच्छा याद दिलाया आपने कर्नम मल्लेश्वरी का, क्योंकि जो पहले पहले फर्स्ट वाले हैं उन पे बड़ा फोकस कर देती है कई बार गवर्नमेंट, पता होना चाहिए। एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले हमने किसके लिए पढ़ा था? द मास्टर ऑफ क्ले, है ना, द किंग ऑफ क्ले, राफेल नाडाल। लॉन टेनिस के हैं, ग्रैंड स्लैम के हैं। ग्रैंड स्लैम चार लॉन टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले को ग्रैंड स्लैम दिया जाता है, वो भी एक ही साल में चारों जो जीते। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया में होता है, जनवरी में होता है। फिर दूसरा फ्रेंच ओपन, पेरिस फ्रांस में होता है, जो कि 5 महीने बाद मई जून में होता है ना। फिर फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन, जो कि जून जुलाई में होता है, और ये लंदन इंग्लैंड में होता है। विंबलडन के बाद यूएस ओपन, जो कि अगस्त सितंबर में होता है, और ये कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। मैंने आपको बताया कि सबसे पुराना लॉन टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन, है ना सबसे पुराना। और फिर सबसे नया यानी कि सबसे बाद में शुरू होने वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन। इतनी बातें क्लियर हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा हाँ, एक चीज और इसके साथ अभी याद आया तो हमें पढ़ लेने में फायदा है। विंबलडन एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि ग्रास पे खेला जाता है। ग्रास कोर्ट, कौन सा कोर्ट? ग्रास कोर्ट, है ना। इस पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखने की बात है, मैंने देखा है पूछते हुए क्वेश्चन, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो गया। फ्रेंच ओपन ये क्ले पे खेला जाता है। अभी हमने पढ़ा किंग ऑफ क्ले, कौन था बताओ? राफेल नाडाल। राफेल नाडाल। उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन ओपन ये सिंथेटिक सरफेस पे खेला जाता है, समझे, जो टर्फ वर्फ लगा हो उस पर। और फिर यूएस ओपन बचता है ना। हार्ड कोर्ट, देखो चारों के चारों अलग अलग कोर्ट हो गए, समझे। ये एक्रिलिक हार्ड कोर्ट, ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंथेटिक कोर्ट, सिंथेटिक टर्फ वाले पे। फिर उसके बाद क्ले कोर्ट, अगला ही जस्ट अगला क्ले कोर्ट पे, उसके आगे घास पे, और उसके आगे एक्रिलिक हार्ड सरफेस पे। ठीक है, बताइए सर, क्लियर है? याद रहेगा? फिर हमने निकनेम्स पढ़े। अब निकनेम में क्या? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, फिर हॉकी का विजार्ड मेजर ध्यानचंद, लिटिल मास्टर या मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, पीटी उषा को हम पयोली एक्सप्रेस कहते हैं, या फिर स्प्रिंट क्वीन कहते हैं, गोल्डन गर्ल कहते हैं, उड़ान परी कहते हैं, समझे। मैग्निफिशेंट मैरी कॉम को कहा जाता है। ब्लैक पर्ल, काला मोती पेले को कहा जाता है। द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली को कहा जाता है। हरभजन को द टर्मिनेटर कहा जाता है। कार्ल लिवाइस को किंग कार्ल कहा जाता है। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, और लाइटनिंग टाइगर विश्वनाथन आनंद। हिमा दास को ढींग
एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ढींग एक्सप्रेस। केडी यादव पॉकेट धमाका, पॉकेट डायनमो के नाम से जानते हैं केडी यादव को। बताया भाई ये पहले इंडिविजुअल मेल पर्सन इंडिया के जिन्होंने गोल्ड ला के दिया, ब्रॉन्ज मेडल ला के दिया, उसमें दिया, फ्री स्टाइल रेसलिंग में दिया और बैंटम वेट में दिया। रितु फोगाट को अभी द इंडियन टाइग्रेस के नाम से जानते हैं। नोवाक जोकोविक को नोल के नाम से जानते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी को आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, पहली महिला जिसने इंडिविजुअल मेडल दिया इंडिया को, समझे, वेट लिफ्टिंग में। कौन सा मेडल दिया भाई, अब ये बता दो, सिल्वर दिया, ब्रॉन्ज दिया या गोल्ड दिया, ये बताएंगे आकांक्षा जी। सिल्वर। आकांक्षा जी बताएंगे। क्या सर? आकांक्षा जी बताइए। कर्णम मल्लेश्वरी, सिल्वर। कर्णम मल्लेश्वरी ने भी कौन सा मेडल दिया? ब्रोंज। ब्रोंज नहीं, ब्रोंज था। ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल ही दिया सिडनी ओलंपिक सन 2000 में, ठीक है ना। स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क दोनों कैटेगरी अपनाना पड़ता है, आपको पता ही है। अगर सवाल आ जाए कि ओलंपिक्स में पहले कौन सा करना पड़ता है, पहले स्नैच करना पड़ता है, मतलब स्नैच एंड क्लीन करना पड़ता है, सॉरी अरे मिक्स हो, पहले क्या करना पड़ता है, स्नैच या फिर क्लीन और जर्क, क्लीन एंड जर्क, क्या पहले करना पड़ता है बताइए भाई? पहले स्नैच। स्नैच पहले स्नैच फिर क्लीन एंड जर्क। वेट कैटेगरी से होना चाहिए सर, मतलब जितना स्नैच होता है उतना आपको उससे ज्यादा उठाना हाँ, पड़ेगा। कम से कम वही, उससे ज्यादा उठाएंगे, आपने स्नैच से कम क्लीन एंड जर्क में नहीं करेंगे आप, हाँ है ना। अब ये असर्शन एंड रीजन करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। वो वाली सर, हाँ, वेट वाली रंग की कितने वेट होते हैं? 110 और 130, 2 किलो वाला याद किया था। हाँ वेट चलिए आया तो हम देख ही लेते हैं, याद ही कर लेते हैं। ओलंपिक रॉड में जो था जो वेट लगता है, उस वेट का कलर क्या, आकांक्षा जी बताइए तो, क्या तरीका बताया था याद करने का मैंने? रे वलैया बताइए बताइए। मैं बताऊं? नहीं मालूम। घर भाई तो 5 किलो का है। देखो आकांक्षा जी ने कह दिया, हाँ घर वाला। आकांक्षा जी ने कह दिया नहीं मालूम, बताओ, मार खाने का काम है ना। सर रॉड का वेट नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई, बताया नहीं था, याद नहीं करवाया था। 20 किलो। सर रोड का वेट भी 20 होता है, 20। लेकिन क्या मुझे बताइए कि क्या 5 मतलब कितना कितना मिनिमम कितने वेट का कितना वेट होता है, ये बताइए। बताइए ना, एक से दूसरे में, सर 15। एक से 15 क्यों भाई? 2.5 किलो सर, 2.5 किलो का होता है। भाई हाँ, याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सर हाँ रेड हो गया 25, ब्लू हो गया 20, येलो 15, ग्रीन 10। मैं भाई 5। अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, मैंने कहा मिनिमम 5 किलो होता है जब चेंज करने की बात आती है, यानी कि आपको कम से कम अपने जो कितने अटेम्प्ट मिलते हैं पता है, कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? सर 3। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो आपको सक्सेसफुल इवेंट अटेम्प्ट के बाद अगले अटेम्प्ट में बढ़ाना ही है, मिनिमम 5 किलो तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। नहीं सर, उसके बाद भी तो वेट रहता है 250 ग्राम, 2 kg, 1.5 kg। अरे तो भाई 5 किलो एक ही तरफ लगा के बढ़ा दोगे क्या भैया? 5 किलो मिनिमम बढ़ाने का मतलब है 2.5 किलो ही लगाओगे दोनों तरफ। सर 2.5 लगेगा, सही कह रहे हैं आप सर, 2.5 लगेगा, 2.5। फिर 5 किलो एक ही तरफ थोड़ी लगा दोगे, 2.5 किलो लगाओगे।
ओलंपिक जो वेट होते हैं, ओलंपिक रॉड के जो वेट होते हैं, ओलंपिक रॉड के वेट, ये आपको ध्यान रखना है 25 किलो मैक्सिमम। रॉड की बात नहीं कर रहा, सॉरी, ओलंपिक रॉड में लगाने वाले वेट की बात कर रहा हूँ। 25 किलो मैक्सिमम। कैसे पूछता है सर? अरे बताए तो, मिलाने को पूछ देगा भाई। 4 रंग दे दिया, रंग का कोड दे दिया, बता दिया रंग का कोड सही है कि नहीं, मैच करो। या फिर ये दे सकता है कि कितने कितने किलो के वजन होते हैं और उनका रंग क्या क्या होता है, ऐसे ही दे सकता है। मैक्सिमम 25 किलो, मिनिमम आधा किलो। इतने होते हैं वेट्स। तो 25 किलो है, 20 किलो है, 15 किलो है, 10 किलो है, 5 किलो है, उसका आधा 2.5 किलो है, फिर 2 किलो है, फिर 1.5 किलो है, फिर 1 किलो है, और फिर आधा किलो है। अब देखो, यही तो बात है, हमें जो याद रखना है, याद रखने की बात। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में 10 किलो भी आता है ग्रीन कलर में, और 1 किलो भी आता है। ये दोनों ग्रीन कलर में आते हैं, ध्यान रहेगा। और मैं तो कहता हूं 1 किलो से नहीं, आधे किलो से शुरुआत करो। सबसे कम आधा किलो है ना, तो आधा किलो और 5 किलो दोनों वाइट कलर के होते हैं, याद रखना है। आधा किलो सबसे कम, उसका जोड़ीदार 5 किलो, दोनों वाइट कलर के। फिर 1 किलो, उसका जोड़ीदार 10 किलो, दोनों ग्रीन कलर के। फिर 1.5 किलो है ना, उसका जोड़ीदार 15 किलो, दोनों येलो कलर के, ठीक है। फिर 2 किलो, उसका जोड़ीदार 20 किलो, दोनों ब्लू कलर के। और फिर 2.5 किलो और उसका जोड़ीदार 25 किलो, दोनों रेड कलर के। अब याद करना आसान होगा आपके लिए, होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। भाई तो अब देखो, ये जो मैंने ऊपर लिखा था RBGW, रे भलैया घर वाला, बिहारी भाषा में याद करने का तरीका, ये इसमें रेड था 25 किलो, ब्लू था कितना 20 किलो, 20 किलो, और ग्रीन ग्रीन 10 15 किलो। 10 किलो। हाँ सर येलो है वो तो 15 किलो। व्हाइट था 5 किलो। जी सर। अब ये इस तरीके से क्वेश्चन देके पूछ दिया, क्या करोगे बताओ? पता होना चाहिए आपको, पता रहेगा। जी सर। पता रहेगा ना, याद रहेगा? हाँ सर पता रहेगा। हाँ सर। अच्छी बात है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। अरे भैया में वाई बीच में डालिए ना, तब तो होगा 25, 20, 15। लेना वाइट डाल दिए भैया। आकांक्षा मैडम भूल सकती हैं, वो इंसान है, मैं नहीं भूल सकता हूं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन देखा मैंने एग्जाम में, क्या क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था इसी से, कि ओलंपिक रॉड की वेट कितनी होनी चाहिए। ओलंपिक रॉड 20 किलो की। 20 किलो, हाँ 20 किलो की होनी चाहिए, 20 किलो से कम नहीं होना चाहिए। सर मोस्टली जिम में भी 20 किलो की होती है रोड, 20 या 25 लाख। पक्का? नहीं नहीं हाँ। नहीं, मेरी खुद की जिम है, मेरी खुद की जिम है भाई, ऐसा नहीं है। रोड के वेट बहुत अलग अलग आते हैं।
अलग अलग वो वेट के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल जिम में तो कुछ भी आप डाल लो, ओलंपिक में एक क्राइटेरिया है कि भाई इससे हाँ, कम नहीं होना चाहिए। ओलंपिक की जो रॉड होती है, इंडिया में तो कह ही नहीं सकते। हाँ, ओलंपिक की जो रॉड होती है उससे एक क्वेश्चन और आया था। क्या क्वेश्चन आया था? लंबाई वही लगभग 7 फीट की होनी चाहिए, लेकिन जो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि जो रॉड है, रॉड का जो बाहरी एरिया है, ये इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो डायमीटर है बाहरी एरिया का, कम से कम 50 mm, मतलब 50 mm से कम नहीं होना चाहिए, 50 mm होना चाहिए इसका बाहरी थिकनेस। कितना? 50 mm। और अंदर वाला लगभग आधा, यानी कि 25 से 27 28 mm, 28 mm कॉमनली। बाहर वाला 50 mm होना चाहिए। अब देखो, ये एक बड़ा कॉमन वाला बताया हमने, लेकिन ओलंपिक्स में भी थोड़ा थोड़ा सा, मान लो महिलाओं के लिए थोड़ा अलग होगा, जो भी है, पर हमें याद रखना है ओलंपिक बार्स 20 किलो के। अगर क्वेश्चन आ गया कि ओलंपिक बार का वजन कितने किलो का है, ऑप्शन सेपरेट दिए हुए हैं, 20 किलो लगा देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया हुआ है कि कितने से कितने तक, तो फिर बताइए। अगर मान लो खाली सिंपल 20 किलो ना लिख के दे दिया भाई इतने से इतने तक, फिर वैसे तो देगा नहीं, क्योंकि 20 किलो ही उसका स्पेसिफाइड है। अब आपसे मैं पूछ सकता हूं कि क्यों स्पेसिफाइड होगा 20 किलो, बताइए। 20 किलो वेट, 28 mm बीच में, 50 mm बाहरी सिरा जिसमें प्लेट घुसाई जाती है, और 2.2 मीटर, 2.2 मीटर, या यूं कह सकते हो सब mm में है तो 2200 mm लंबाई। 1 मीटर में 3 फुट 10 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 6 फुट 20 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर फालतू 40 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 7 फुट के आसपास जो हमने कहा। तो याद रहेगा 20 kg, 28 mm, 50 mm, 2200 mm। याद रहेगा? हाँ भैया, याद रहेगा कि नहीं? जी सर, याद रहेगा। अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही।